ये व्हाइट लड़की कुछ ही डॉलर्स में सामने खड़े इन ब्लैक लोगों को बेची जाने वाली है। वो आदमी अच्छी तरह जानता था कि वो लोग इसके साथ कितनी क्रूरता करने वाले हैं। इस व्हाइट लड़की के चेहरे से साफ लग रहा था कि टॉर्चर सहते वो दिमागी तौर पर टूट चुकी है। वो आदमी सोच में पड़ गया कि उसे खरीदे या नहीं। फिर उसने तुरंत पैसे देकर एलिस को खरीद लिया और उसे कार की डिक्की में डालकर ले गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये उसकी जान पर भारी पड़ेगा। वापस जाते समय आगे का रास्ता कंस्ट्रक्शन की वजह से बंद था, इसलिए उन्हें राइट मुड़कर दूसरा रास्ता लेना पड़ा और मजबूरी में क्रिप गैंग के इलाके में घुसना पड़ा। अपने दुश्मन ब्लड गैंग के लोगों को अपने इलाके में आता देख क्रिप गैंग के लड़कों ने तुरंत कार से उनका पीछा करना शुरू कर दिया। हालांकि दोनों एक ही कम्युनिटी से थे, लेकिन उनकी दुश्मनी बहुत गहरी थी। ब्लड गैंग के लोग रेड कलर पहनते थे, जबकि क्रिप गैंग के लोग ब्लू कलर। क्रिप गैंग ने उन दोनों आदमियों को गोलियों से छलनी कर दिया। बेकाबू हुई कार जोरदार आवाज के साथ एक कोने में जाकर टकरा गई। जब क्रिप गैंग के लोगों ने पास जाकर चेक किया तो उन्हें डिक्की में एलिस मिली। जल्द ही माइक को क्रिप गैंग के बॉस बार्नी का कॉल आया। एलिस के बारे में सुनकर वो तुरंत बार्नी के घर पहुंचा और पूछा कि उसे एलिस कहां से मिली। एलिस की खामोश आंखों और उसके शरीर पर मौजूद चोट के निशानों को देखकर माइक समझ चुका था कि एलिस ने कितना भयानक टॉर्चर सहा है। माइक के अंदर गुस्से की आग धधक रही थी। उसने खुद पर कंट्रोल रखा, खुद को शांत किया और फिर बहुत प्यार से एलिस से पूछने लगा। बार्नी ने पहली बार माइक को इतना अजीब और शांत देखा था। वो माइक के अंदर उठ रहे तूफान को महसूस कर सकता था, इसलिए उसने मदद करने का फैसला किया। माइक पूरी स्पीड से व्हाइट गैंग के इलाके की तरफ निकल पड़ा। वहां पहुंचने से ठीक पहले उसने व्हाइट गैंग के बॉस ड्यूक को कॉल किया और कहा कि वो 10 सेकंड में उसके घर के बाहर पहुंच रहा है और उसे बाहर आकर बात करने को कहा। इतना कहकर उसने कार राइट मोड़ी और ड्यूक के घर के सामने खड़ी कर दी। नहीं नहीं नहीं, जब वो बाहर आए तो मुझे बताना कि तुमने क्या किया, ठीक है? वो वही है, वो वही है, वो वही है। कार रोको। हेलो दोस्तों, यहाँ हम किंगस्टन के मेयर का छठा और आखिरी एपिसोड एक्सप्लेन कर रहे हैं। वापस लौटते समय एलिस पैसेंजर सीट पर सिकुड़कर बैठी थी। माइक के प्यार से समझाने और दिलासा देने के बाद एलिस थोड़ी शांत हुई और उसने गटागट पानी पिया। तुम ठीक तो हो? तुम्हें चोट लगी है क्या? डॉक्टर के पास चले? मुझे चोट लगी है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, मैं उसे वापस ले आऊंगी। माइक कार लेकर एक खुफिया जगह पर पहुंचा। उसने जमीन पर कंबल बिछाकर एलिस को लेटने के लिए कहा। फिर उसने तेज शराब से अपने हाथ धोए और लाइटर निकालकर चाकू को स्टरलाइज किया। वो उसके पेट पर कट लगाकर माइलो का लगाया हुआ ट्रैकर निकालने वाला था। उसने एलिस को मुंह में दबाने के लिए एक कपड़ा दिया। माइक ने कार से एलिस को घर पहुंचाया। अब ट्रैकर निकल चुका था, इसलिए रशियन माफिया का बॉस माइलो अब कभी एलिस को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। एलिस के साथ कभी किसी ने इतने प्यार से बर्ताव नहीं किया था, इसलिए वो इमोशन हो गई। एलिस की जिंदगी बहुत दुख भरी थी। कम उम्र में उसके पिता ने ही उसका शोषण किया था और जब माँ को पता चला तो उसने रोकने के बजाय एलिस को ही घर से निकाल दिया। इसके बाद वो माइलो के गैंग में शामिल हो गई। माइलो ने उसका इस्तेमाल बड़े अफसरों को अपने जाल में फंसाने के लिए किया और उसने कभी इसका विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि प्यार से उसे हमेशा दर्द ही मिला था। उसने मुझे एक औरत होने का एहसास दिलाया, मैं वो नहीं हूँ। तभी माइक का फोन लगातार बजने लगा। एलिस ने कहा कि वो फोन रिसीव कर ले, लेकिन माइक ने मना कर दिया। जंगल में माइक का एक छोटा सा केबिन था। यहाँ न कोई मोबाइल नेटवर्क था और न ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का शोर शराबा। यहाँ बस एकदम सादी और शांत जिंदगी थी। उसने अपनी सारी टेंशन भुला दी और एलिस के साथ रहकर उसका ख्याल रखने लगा। इसी बीच किंगस्टन जेल में बहुत बड़ा बवाल हो गया। क्रिप गैंग के लीडर को काउंटी जेल में शिफ्ट करते समय उसने इशारे से सफाई करने वाले लड़कों को गार्ड की बेल्ट से चाबियां छीनने को कहा। उनके हाथ में बहुत सारी चाबियां आ गई थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी चाबी लगानी है। पास खड़े माइलो ने सलाह दी कि ब्लू वाली चाबी इस्तेमाल करो। क्रिप गैंग के लीडर ने ब्लू चाबी से दरवाजा खोला तो माइलो ने उसे एक और सलाह दी। उसने कहा कि बाहर हथियारबंद गार्ड से बिना हथियारों के लड़ने की बेवकूफी मत करना। पास में ही हथियारों का एक लॉकर था। माइलो ने कहा कि अगर वो उसकी हथकड़ी खोल देंगे तो वो बता देगा कि लॉकर किस चाबी से खुलेगा। टाइम कम था, इसलिए क्रिप गैंग के बॉस के पास कोई चारा नहीं था। उसने तुरंत माइलो की हथकड़ी खोल दी। माइलो के बताने पर उन्होंने जल्दी से ब्लैक चाबी से हथियारों का लॉकर खोल लिया। कैदी बंदूकें लेकर जैसे ही बाहर निकले उनका सामना वहां आ रहे गार्ड से हो गया। जेल का हर दरवाजा किस रंग की चाबी से खुलेगा ये माइलो को अच्छी तरह पता था। उसके बताने पर क्रिप लीडर अपने आदमियों को लेकर सीधा कंट्रोल रूम तक जा पहुंचा। पूरी जेल में रेड अलर्ट का सायरन बजने लगा और बाहर से फायरिंग की आवाजें आने लगी। अंदर बंद बाकी गैंग्स के बॉसेस को मौका मिल गया और उन्होंने अपने दुश्मनों पर हमला कर दिया। जल्द ही उन्होंने पूरे सेफ जोन पर कब्जा कर लिया। माइलो इन कंट्रोल पैनल्स को भी अच्छे से समझता था। क्रिप लीडर आगे बढ़कर सीधा सेल ब्लॉक की तरफ हमला करने लगा। जेल के गार्ड कैप्टन एड और उसके साथियों ने अपने आदमियों को बुलाया और आर्मरी से हथियार लेकर इस बवाल को रोकने का फैसला किया। तब तक बहुत सारे कैदी आजाद हो चुके थे और क्रिप लीडर के पास चाबियां भी थी। कंट्रोल रूम और सिक्योरिटी पैनल्स के पास छिपे गार्ड्स को बेरमी से मार दिया गया। जब एड अपनी टीम के साथ पहुंचा तब तक काफी देर हो चुकी थी। कैदियों के पास गार्ड से छीनी हुई बंदूकें थी और वो गिनती में बहुत ज्यादा थे। वो लोग जान की बाजी लगाकर लड़ रहे थे, इसलिए एड की टीम जल्दी ही कैदियों के बीच घिर गई और पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। बहुत जल्द पूरी जेल पर कैदियों का कब्जा हो गया। हमले का शिकार हुए काइल और ऑफिसर इयान जब होश में आए तो उन्होंने बेसमेंट का लोहे का ढक्कन खोला और बैकअप आने तक किसी कोने में छिपने का फैसला किया। दूसरी तरफ जब एलिस थोड़ी शांत हो गई तो माइक ने सोचा कि वो ऑफिस जाकर पेंडिंग काम निपटा ले। जैसे ही उसकी कार जंगल से बाहर निकली उसके फोन में नेटवर्क आ गया और दर्जनों मिस्ड कॉल्स देखकर वो घबरा गया। उसने तुरंत रेडियो ऑन किया जिस पर जेल में हुए दंगे की खबर चल रही थी। अपनी माँ के 10 से ज्यादा मिस्ड कॉल देखकर उसने तुरंत उन्हें वापस कॉल किया। ये जानकर कि उसका भाई काइल भी उस जेल में फंसा है जहाँ दंगा हुआ है, वो तेजी से गाड़ी चलाकर गया। मौके पर पहुंचकर उसने स्वाट टीम के कैप्टन रॉबर्ट को ढूंढा और बताया कि काइल और इयान अंदर फंसे हुए हैं और पुलिस ने जेल के चारों ओर के सिग्नल ब्लॉक कर दिए हैं, जिससे वो
उन दोनों से संपर्क नहीं कर पा रहा है। ये सुनकर गुस्सैल रॉबर्ट सीधा भड़क गया और बोला, कौन खराब कर रहा है? मोबाइल सिग्नल? क्या तुम लोग मोबाइल सिग्नल काट रहे हो? हम नहीं चाहते कि कैदियों का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क हो। स्टेट पुलिस के सिग्नल चालू करने के बाद माइक ने डर के मारे काइल को सीधा कॉल नहीं किया, बल्कि एक मैसेज भेजा। फोन की आवाज सुनकर काइल ने तुरंत जवाब दिया। ये पक्का होने पर कि काइल अभी सुरक्षित है, रॉबर्ट ने तुरंत टेक्निकल टीम को फोन नंबर से काइल की लोकेशन ट्रैक करने को कहा। माइक को पुलिस के बड़े अफसरों ने मीटिंग रूम में बुलाया। कैदियों का लीडर किसी नेगोशिएटर से बात नहीं करना चाहता था, उसे सिर्फ माइक से बात करनी थी। फोन करने वाला आदमी मैक्सिकन गैंग का बॉस कार्लोस था। माइक ने उन्हें समझाया कि चुपचाप सरेंडर कर दो, नहीं तो नेशनल गार्ड्स टैंक लेकर जेल में घुसेंगे और जो भी दिखेगा उसे मार देंगे। कार्लोस ने माइक से पहले बाहर का नजारा देखने को कहा। बहुत सारे कैदियों ने बंधक बनाए गए गार्ड्स को लोहे के खंभों से बांध रखा था। माइक ने पूछा कि उसे क्या चाहिए। इस पर कार्लोस एक पर्चा निकालकर बड़ी बड़ी बातें पढ़ने लगा। माइक को उसकी बकवास में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने फोन म्यूट किया और पास खड़े पुलिस अफसरों से कहा कि कार्लोस कभी ऐसी बातें नहीं कर सकता, वो पक्का कुछ पढ़कर बोल रहा है। फिर माइक ने फोन अनम्यूट किया और पूछा कि इस पूरे हंगामे के पीछे असल में किसका हाथ है। कार्लोस ने बताया कि असली लीडर चाहता है कि माइक खुद अंदर आकर बात करे। इसके बाद कार्लोस ने उसे जेल के बाहर लगे कैमरे देखने को कहा। कैमरे में दिखा कि नकाब पहने एक कैदी बंधक बने गार्ड की तरफ बढ़ा और सारे पुलिस अफसरों के सामने ही उसे एक गोली मार दी। माइक उठा और बाहर जाकर सिगरेट जलाते हुए आगे क्या करना है सोचने लगा। तभी स्टेट पुलिस का चीफ पीछे से आया और उससे पूछने लगा, हाँ, ये एक अच्छा आइडिया है, क्या तुम अपना प्लान शेयर करोगे? वापस लो सर, किंग्सटाउन अस्पताल में एक टीम है और एक जेल में। क्या लानत है? लोकल पुलिस का अपने आप एक्शन लेना स्टेट पुलिस के चीफ को बहुत गुस्सा दिलाता है। और वही दूसरी तरफ लोकल शेरिफ अभी भी वार्डन के साथ इसी बहस में लगा था कि आखिर जेल को वापस कब्जे में लेने का जिम्मा किसका होगा। तभी स्टेट पुलिस का चीफ गुस्से में तमतमाता हुआ वहां आया और साफ शब्दों में कह दिया कि अब से ये केस उनके हाथ में है। उसने बताया कि बातचीत करने के साथ साथ हमें बुरे से बुरे हालात के लिए भी तैयार रहना होगा। ये सीधा गवर्नर का आदेश है कि जेल को जल्द से जल्द वापस कब्जे में लेकर इस तमाशे को खत्म किया जाए। कुछ ही देर में नेशनल गार्ड्स आ गए और फटाफट दीवार के टावरों पर चढ़ गए ताकि किसी भी वक्त हमला कर सके। माइक तुरंत बात करने के लिए जेल में गया। ठीक उसी वक्त कैदियों का एक गुड बेसमेंट में बचे हुए लोगों को ढूंढने लगा। इयान और काइल पकड़े गए और उन्होंने आखिरी दम तक लड़ने की ठान ली। एंड मौके पर रॉबर्ट अपनी टीम के साथ पहुंच गया। तुम कमीने यहाँ मुझे ढूंढने क्यों आए हो? शायद, लेकिन कुछ लोग भाई नहीं होते। हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा, जल्दी करो, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा, जल्दी यहाँ से निकलो। इयान और काइल बुरी तरह डर चुके थे और बस बाहर जाना चाहते थे, लेकिन रॉबर्ट की योजना अंदर घुसकर जेल वापस लेने की थी। मजबूरी में उन दोनों को भी स्वाट टीम के पीछे पीछे जाना पड़ा। माइक ग्राउंड में पहुंचा और दंगा भड़काने वाले उस गैंग के लीडर से मिला। नेशनल गार्ड्स ने दीवार से बंदूकें तान रखी थी ताकि माइक की सुरक्षा हो सके। तभी टावर की रखवाली कर रहा एक गार्ड उनके पास आया। सैनिकों ने उसे तुरंत वहां से चले जाने को कहा। सैनिक ने चिढ़ते हुए आगे बढ़कर उसे फिर चेतावनी दी कि अब नेशनल गार्ड्स आ चुके हैं और सब खत्म हो चुका है, इसलिए वो चुपचाप चला जाए। लेकिन गार्ड बार बार बस एक ही बात रट रहा था कि ये मेरी ड्यूटी की जगह है। तब सैनिक ने उसकी बंदूक की बट से उसके पेट पर जोरदार वार किया और उसकी बंदूक छीन ली और उसे वहां से दफा हो जाने को कहा। गैंग के लीडर ने माइक से कहा कि वह मानता है कि वो एक मुजरिम है, लेकिन ये गार्ड्स कभी उन्हें इंसान समझते ही नहीं है। दंगा भड़काने वाले के तौर पर उसे बहुत अच्छे से पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। वो मरने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसने अपने एक साथी से बंदूक ली और गार्ड पर निशाना साधा, एड की तरफ। ठीक उसी वक्त स्वाट टीम भी सेल में आ गई और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सारे कैदियों को भूनकर छलनी कर दिया गया और ऊपर से बाहर नेशनल गार्ड्स की लगातार गोलियों ने कैदियों को टिकने ही नहीं दिया। तभी उस पीटे हुए गार्ड ने अपनी बंदूक फिर से लोड की। वो नेशनल गार्ड्स की इस बदतमीजी से बहुत खफा था। अंदर और बाहर दोनों तरफ से हुए हमले में कैदियों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। सब सिर पकड़कर जमीन पर लेट गए और रहम की भीख मांगने लगे। नेशनल गार्ड्स ने तेजी से आकर बंधकों को छुड़ा लिया। इस पूरे हंगामे का अंत कैदियों की भारी मौतों के साथ हुआ। वहीं दूसरी तरफ चालाक मिलो पहले ही पुलिस की वर्दी पहन चुका था और फिर एक घायल गार्ड को सहारा देने के बहाने वहां से बच निकला। अपने भाई काइल को बिल्कुल सुरक्षित देखकर माइक की जान में जान आई। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। सब कुछ खत्म होने के बाद बुरी तरह थक चुका माइक गाड़ी चलाकर शहर के बाहर अपने घर पहुंचा। वहां उसने देखा कि एलिस चाकू लिए जमीन पर बैठी है। माइक ने राहत की सांस ली और चुपचाप जाकर उसके पास बैठ गया। एलिस ने कहा कि उससे जो कुछ भी छीना गया है वो अब कभी वापस नहीं मिलेगा। उसे जो भी दर्द मिले हैं उन्होंने हर बार उसकी आत्मा का एक हिस्सा छीन लिया है। अब वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है, फिर भी उसे ये सब सहते हुए जिंदा रहना पड़ रहा है। तुम क्या करने वाले हो? अपना बाकी बचा हुआ हिस्सा भी तुम्हें सौंप दूंगी। मैंने अपना मन बदल लिया है। मैं बस अभी सोच ही रहा था कि अगर तुम्हारी आत्मा फिर से ठीक हो सके तो। दोस्तों, मेयर ऑफ किंग्सटाउन के छठे एपिसोड की कहानी यही खत्म होती है। इस सीरीज में अलग अलग लोगों के नजरिए से ये दिखाया गया है कि इंसान की फितरत कैसे बार बार होने वाली हिंसा में भी जिंदा रहने की कोशिश करती है। जैसे कि जब माइक जेल में बात करने गया था तो उसने पुलिस वालों से कहा था, ये यकीन करना मुश्किल है कि हमने इसे इंसानों के लिए बनाया है। ये सच में बहुत अजीब है। कैदियों को उनके जुर्म की वजह से जेल में डाला गया, लेकिन पुलिस भी उन पर जुल्म करके अपना फायदा निकालती है। जैसे एड ने जानबूझकर कैदियों के बीच झगड़े करवाए ताकि वो और उसके साथी ज्यादा ओवरटाइम लेकर एक्स्ट्रा पैसे कमा सके, या फिर उनकी कई कैदियों के साथ होने वाली सीक्रेट डील्स, जैसे कि उस बच्चा चोर को मरवाना जिस पर सबको बहुत गुस्सा था। माइक, जो पुलिस और गुंडों के बीच का बैलेंस बनाकर रखता है, वो खुद भी कई मामलों को सुलझाने के लिए हिंसा का सहारा लेता है। इसके अलावा टावर के गार्ड्स और नेशनल गार्ड्स के बीच की लड़ाई। टावर के गार्ड्स अपनी ड्यूटी पर डटे रहना चाहते थे और नेशनल गार्ड्स पूरे जेल को अपने कब्जे में लेना चाहते थे, जिसके चलते दोनों आपस में भिड़ गए और आखिर में सबने अपनी अपनी जिद पर अड़कर एकदम जानवरों की तरह एक दूसरे पर हमला कर दिया। इसीलिए वीडियो के एकदम आखिर में डायरेक्टर ने एलिस के जरिए जो बात कही है उसके ठीक बाद
एक लंबा दूर जाता हुआ शॉट दिखाया गया है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस मतलबी दुनिया में अपनी इंसानियत को कैसे बचाकर रखा जाए। ये एक गहरा सवाल है जो दर्शकों के लिए छोड़ दिया गया है।